कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के दक्षिण में स्थित केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक गांव के पास 31 जुलाई 2019 की बात है। इस गांव के कुछ लोग सुबह सुबह जब जंगल की ओर जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक लड़की की लाश पड़ी देखी। उन लोगों ने इस बात की जानकारी गांव के सरपंच को दी। सरपंच ने बिना समय गवाए इस मामले की सूचना बेंगलुरु पुलिस के कंट्रोल रूम को दे दी। कंट्रोल रूम सरपंच से खबर पाते ही बेंगलुरु सिटी की पुलिस हरकत में आ गई। थाना प्रभारी ने ड्यूटी पर तैनात अफसर को इस मामले की जांच करने को कहा और पुलिस की एक टीम घटना वाली जगह की ओर रवाना हो गई। 20 मिनट में पुलिस की टीम घटना वाली जगह पर पहुंच गई। उस समय तक इस घटना की खबर आसपास के गांवों में फैल गई थी। देखते देखते घटना स्थल पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। घटना स्थल पर पहुंचकर पुलिस टीम ने गांव के सरपंच से मामले की जानकारी ली और उसी के आधार पर जांच शुरू कर दी। सूचना मिलने पर बेंगलुरु के डीसीपी भीमा शंकर भी मौके वारदात पर आ गए। उनके साथ फोरेंसिक टीम भी थी। फोरेंसिक टीम का काम खत्म होने के बाद डीसीपी भीमा शंकर ने घटना वाली जगह का बारीकी से जांच किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने जांच टीम को अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने को कहा। इसके बाद डीसीपी वहां से चले गए। डीसीपी साहब के चले जाने के बाद पुलिस टीम ने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। लड़की की लाश के पास से पुलिस को आईडी कार्ड या मोबाइल फोन वगैरह कुछ नहीं मिलता है जिससे उसकी शिनाख्त हो पाती, लेकिन लड़की के कपड़ों से लग रहा था कि वह किसी पैसे और अमीर परिवार से है, क्योंकि लड़की की कलाई में ब्रांडेड टाइटन की घड़ी थी जो कि काफी एक्सपेंसिव होती है। साथ ही साथ वह ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थी, जिससे यह साफ मालूम चल रहा था कि लड़की काफी अमीर है और उसकी गर्दन पर टैटू भी बना था, जिससे पुलिस ने अंदाजा लगाया कि ये लड़की शायद किसी बड़े शहर की हो सकती है। हत्यारे ने उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या की थी। उसके सीने पर और पेट पर चाकू के गहरे वार थे। सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह से खराब हो चुका था और कातिल ने ऐसा इसलिए किया था ताकि उसे पहचाना न जा सके। पुलिस ने जांच करने के बाद पुलिस लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए बेंगलुरु सिटी के अस्पताल में भेज देती है। घटना स्थल की सारी कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस टीम थाने लौट आई और हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके साथ ही साथ पुलिस लड़की की पहचान और हत्यारे की खोज में लग गई। पुलिस का पहला काम लड़की की पहचान करना जरूरी था, क्योंकि बिना ये जाने हुए कि ये लाश किसकी है जांच आगे बढ़ाना मुश्किल था। लड़की की शिनाख्त के लिए पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं था, क्योंकि लड़की के पास से ना तो कोई आइडेंटिटी कार्ड मिला और ना ही मोबाइल। पुलिस के लिए अब बहुत बड़ी चुनौती सामने थी। पुलिस के पास कुछ था भी तो लड़की के ब्रांडेड कपड़ों और चप्पल, और इसके अलावा कुछ नहीं था। पुलिस ने उसके ब्रांडेड कपड़ों और चप्पलों के बार कोड का सहारा लिया। बार कोड से पुलिस ने यह जानने की कोशिश की कि ऐसी मार्केट कहाँ है और किन किन शहरों में है जहां इस जैसे कपड़े और चप्पल मिलते हो, क्योंकि वो कपड़े और चप्पल ब्रांडेड थे। पुलिस की मेहनत रंग लाई। काफी मुशक्कत करने के बाद पुलिस को जानकारी मिली कि ऐसी मार्केट दिल्ली और कोलकाता में अधिक है। यह पता चलते ही पुलिस ने दिल्ली और कोलकाता की फेमस दुकानों की लिस्ट तैयार की। लिस्ट तैयार करने के बाद उन दुकानदारों के मालिक से संपर्क किया। पुलिस ने उन दुकानदारों से उन ग्राहकों की पिछले 2 सालों की लिस्ट मांगी जिन्होंने ऑनलाइन या सीधे तौर पर खरीदारी की थी। इसके साथ ही साथ पुलिस ने उस लड़की की लाश के फोटो और हुलिया दिल्ली और कोलकाता के सभी थानों में भेजकर ये जानने की कोशिश की कि कहीं किसी पुलिस थाने में किसी लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज नहीं है, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला और इसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ। इसके बावजूद पुलिस ने हार नहीं मानी। पुलिस के आला अधिकारियों के आदेश पर जांच के लिए पुलिस की 2 टीमें बनाई गई। इनमें से एक टीम को दिल्ली भेजा गया और दूसरी को कोलकाता, ताकि पुलिस को लड़की के बारे में कोई जानकारी मिल सके। इस कोशिश में पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस को जो जानकारी चाहिए थी वह कोलकाता के थाना न्यू टाउन से मिली। उस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना न्यू टाउन में दर्ज थी। पुलिस को पता चला कि जिस लड़की की लाश मिली थी वह कोई आम लड़की नहीं बल्कि सेलिब्रिटी थी।
नाम था पूजा सिंह। वह एंटरटेनमेंट चैनल स्टार प्लस के सीरियल दिया और बाती हम का एक महत्वपूर्ण एक्टर थी। उसने और भी कई सीरियल में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी। साथ ही वह एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की फ्रीलांस मॉडल भी थी। पूजा सिंह अपने पति सुदीप के साथ कोलकाता के न्यू टाउन में रहती थी। पुलिस को अब एक बड़ी कामयाबी मिल चुकी थी। पुलिस को पूजा के हस्बैंड का जब पता मिल गया तो बेंगलुरु पुलिस न्यू टाउन में मौजूद सुदीप के घर पहुंच गई। पता चला कि सुदीप और पूजा सिंह ने लव मैरिज की थी। सुदीप ने बताया कि पूजा 29 जुलाई 2019 को इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के बुलावे पर उनके एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने बेंगलुरु गई थी। उसे 31 जुलाई की सुबह फ्लाइट लेकर कोलकाता आना था। जब वह नहीं आई तो सुदीप ने उसके मोबाइल पर कॉल की, लेकिन पूजा का फोन बंद था। सुदीप ने सोचा कि शायद किसी वजह से फोन बंद हो गया होगा, लेकिन जब पूजा 31 जुलाई को फ्लाइट से घर नहीं लौटी तो सुदीप परेशान हो जाता है और जहां जहां पूछताछ करना संभव था उन्होंने फोन किया, लेकिन कहीं से भी पूजा के मौजूद होने का जवाब नहीं मिला। आखिर सारा दिन इंतजार करने के बाद थक हार कर सुदीप ने थाना न्यू टाउन में पूजा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने अपना काम किया भी, पर पूजा का कोई पता नहीं लग सका। वह खुद भी नाते रिश्तेदारों और दोस्तों से बात करके पूजा का पता लगाते रहे, लेकिन पता चलता भी कैसे। पूजा का तो कत्ल हो चुका था। पुलिस जांच कर ही रही थी। इसी बीच पूजा के हस्बैंड सुदीप के मोबाइल पर एक चौंका देने वाला मैसेज आया। मैसेज पूजा सिंह के फोन से ही किया गया था। मैसेज में लिखा था कि वह हैदराबाद में है और पैसों के लिए परेशान है। इस मैसेज में एक बैंक अकाउंट नंबर देकर उसमें 5 लाख रुपए डालने को कहा गया था। यह बात सुदीप को हजम नहीं हुई, क्योंकि यह संभव ही नहीं था कि पूजा सिंह पैसों के लिए परेशान हो, और अगर ऐसा होता भी तो वह पति से सीधे फोन पर बात कर सकती थी। और एक बात और सुदीप को अजीब लगा, जिस तरह टूटी फूटी अंग्रेजी में मैसेज था, ऐसा लग रहा था कि किसी ने भांग खाकर टाइप किया हो। ये बात भी गले उतरने वाली नहीं थी, क्योंकि पूजा सिंह की इंग्लिश पर काफी अच्छी पकड़ थी। मतलब साफ था कि पूजा का मोबाइल किसी गलत व्यक्ति के हाथों में पड़ गया था। इससे भी परेशान करने वाली बात यह थी कि हैदराबाद में पूजा का कोई प्रोग्राम था ही नहीं। ये मैसेज आने के बाद सुदीप ने पुलिस को फौरन इत्तला दी। पुलिस ने उस बैंक अकाउंट नंबर का पता लगाया कि ये नंबर किसका है और कहां का है, तो पता चला कि वह अकाउंट नंबर बेंगलुरु के किसी नागेश नाम के व्यक्ति का था। सुदीप से मिली जानकारी से पुलिस को बहुत मदद मिल गई। अब कातिल का भी पहचान हो चुका था। सुदीप को साथ लेकर पुलिस की टीम बेंगलुरु वापस पहुंचती है। लाश की शिनाख्त के बाद पूजा सिंह की डेड बॉडी सुदीप को सौंप दी जाती है। दूसरी ओर पुलिस ने नागेश का बायोडाटा इकट्ठा करना शुरू किया। पुलिस ने सुदीप से पूजा का नंबर मांगा और पूजा की कॉल डिटेल निकलवाई। पूजा सिंह के फोन की कॉल डिटेल से नागेश का फोन नंबर पता चल गया। कुछ जानकारियां उसके बैंक अकाउंट से भी मिली। नागेश के मोबाइल की लोकेशन के सहारे 10 अगस्त 2019 को उसे टैक्सी स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया गया। वह टैक्सी ड्राइवर था। नागेश को गिरफ्तार करने के बाद उसे पुलिस स्टेशन लाया गया। इस मामले में उसे पूछताछ खुद डीसीपी भीमा शंकर ने खुद की। शुरू में तो नागेश ने इमोशनल ड्रामा करके डीसीपी साहब को घुमाने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने नागेश को अच्छे से तोड़ा मड़ोड़ा तो वह मुंह खोलने को मजबूर हो गया और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने टीवी एक्टर पूजा सिंह की हत्या आखिर क्यों की, वो कहानी जो बताई वह कुछ इस तरह थी। साधारण परिवार का 22 वर्षीय नागेश बेंगलुरु के संजीवनी नगर का रहने वाला था। माता पिता की गरीबी की वजह से उसने बचपन से ही काफी कष्ट उठाए थे। नागेश ने बड़ी मुश्किल से 10वीं पास की थी। जवान होते ही उसने टैक्सी चलाने का काम शुरू कर दिया था। नागेश की शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे भी थे। घर परिवार को चलाने की पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। शुरू में काफी दिनों तक नागेश ने किराए की टैक्सी चलाई। बाद में उसने यार दोस्त की मदद और बैंक से लोन लेकर खुद की टैक्सी खरीद ली, जिसे उसने ओला कैब में लगा दिया था। लेकिन इससे भी नागेश को ज्यादा कमाई नहीं होती थी, बस जैसे तैसे काम चल जाता था। फिर एक दिन उसकी मुलाकात टीवी स्टार पूजा सिंह से हुई।
उन दिनों वह आर्थिक रूप से काफी परेशान था। दरअसल उसे हर हफ्ते बैंक को किस्त देनी होती थी, लेकिन उसकी टैक्सी के 2 हफ्ते की किस्त बिना दिए हुए वो टैक्सी चला रहा था। 2 किस्तें भरने के लिए बैंक ने नोटिस भी भेजा था। अब नागेश काफी परेशान रहने लगा। 29 जुलाई 2019 को पूजा सिंह जब इवेंट मैनेजमेंट के प्रोग्राम के लिए बेंगलुरु आई तो उसने एयरपोर्ट से नागेश की ओला कैब बुक की। पूजा उसकी कैब से वरपन्ना की एक लॉज गई थी। नागेश के बात विचार से पूजा सिंह कुछ इस तरह प्रभावित हुई कि उन्होंने नागेश को अपने पूरे प्रोग्राम में साथ रखने का फैसला कर लिया। होटल में फ्रेश होने के बाद पूजा अपने प्रोग्राम के लिए निकली, लेकिन वापस लौटने में रात लगभग 12 बज चुके थे। नागेश को किराया देने के लिए पूजा सिंह ने अपना पर्स खोला और किराए के अलावा उसे अच्छी टिप दी। 31 जुलाई 2019 की सुबह 4:30 बजे पूजा को कोलकाता वापस लौटना था। इसके लिए उन्हें फ्लाइट पकड़नी थी, इसलिए उन्होंने नागेश को 3:30 बजे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए कहा। इसके लिए नागेश ने पूजा सिंह से 1200 रुपये मांगे, जिसे उन्होंने खुशी खुशी मान लिया। नागेश पूजा सिंह के व्यवहार से खुश था, लेकिन होने को कौन रोक सकता है। क्योंकि सुबह 3 बजे नागेश को जल्दी आकर पूजा सिंह को लेकर एयरपोर्ट छोड़ना था, इसलिए नागेश ने घर न जाकर उसने टैक्सी होटल के पार्किंग में ही पार्क कर दी और टैक्सी की सीट लंबी करके सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन दिमागी परेशानी ने उसे आराम नहीं करने दिया। उसे बैंक की 3 हफ्तों की किस्तें देनी थी। उसे घर के खर्चा और बैंक की किस्तों की चिंता खाए जा रही थी। पूजा सिंह ने नागेश को जब किराया और टिप दी थी तो उसकी नजर नोटों से भरे पूजा के पर्स पर चली गई थी। तब उसके दिमाग में कई तरह के सवाल आ रहे थे। तब बराबर उसकी आंखों के सामने पूजा सिंह का पर्स ही लहरा रहा था। सोचते सोचते नागेश के मन में एक खतरनाक योजना बन गई और उसने उस पर अमल करने का फैसला कर लिया। उसने पूजा सिंह को लूटने का इरादा किया और लूट कर वह अपनी परेशानी से पीछा छुड़ाना चाहता था। उसने सोचा कि पूजा सिंह दूसरे शहर की रहने वाली है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मन ही मन योजना बनाते बनाते उसे नींद आ गई। उसकी नींद तब टूटी जब होटल के स्टाफ का एक व्यक्ति पूजा सिंह का सामान लेकर उसके पास आया। टैक्सी में सामान रखवाने के बाद नागेश ने तरोताजा होने के लिए अपनी पानी की बोतल लेकर मुंह पर छींटे मारे। पूजा सिंह आ गई तो उन्हें लेकर वह एयरपोर्ट की तरफ चल दिया। जितनी तेजी से उसकी टैक्सी भाग रही थी, उतनी ही तेजी से उसका दिमाग चल रहा था कि पूजा सिंह को कैसे लूटा जाए। काम में व्यस्त रहने के कारण पूजा ठीक से सो नहीं पाई थी, जिसकी वजह से कैब में बैठे बैठे उसे नींद आ गई। पूजा को नींद में देख नागेश के मन का शैतान रौद्र रूप लेने लगा। उसने टैक्सी का रुख सुनसान इलाकों की तरफ कर दिया। पूजा सिंह की जब नींद खुली तो गाड़ी के आसपास सन्नाटा देख वह घबरा जाती है। टैक्सी रुका हुआ देखकर वह नागेश से कुछ बात कर पाती, इससे पहले ही नागेश ने जैक रोड से पूजा सिंह के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह बेहोश होकर गिर गई। नागेश पूजा सिंह का सारा सामान लेकर फरार हो पाता, इसके पहले ही पूजा सिंह को होश आ गया। वह अपने बचाव के लिए चीखते चिल्लाते हुए गाड़ी से उतरकर रोड की तरफ भागने लगी, लेकिन वह अपनी मौत से भाग नहीं पाई। नागेश ने उसे पकड़ लिया और नागेश के पास एक चाकू था, जिससे पूजा सिंह को गोद गोद कर मौत की नींद सुला दी। बाद में वह पूजा सिंह के लाश को वहीं छोड़कर फरार हो गया। पूजा सिंह को लूटकर वह निश्चित हो गया था, लेकिन उसे तब झटका लगा जब उसने पूजा सिंह के पर्स को देखा तो उसमें कुछ 1000 ही रुपये थे। उसके अलावा उसके हाथ कुछ नहीं लगा। जिस समस्या के लिए उसने इतना बड़ा अपराध किया था वह पूरी नहीं हो सकी। वह कैसे या क्या करे, यह बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। तभी पूजा सिंह का मोबाइल उसके लिए रोशनी की किरण बना। उसने पूजा सिंह के मोबाइल से उनके पति सुदीप को अपना अकाउंट नंबर देकर 5 लाख रुपए डालने का मैसेज भेज दिया। बस यही उसके गले की फांस बन गई और वो पुलिस के शिकंजे में जकड़ गया। पुलिस ने नागेश से पूछताछ के बाद उसे जेल में भेज दिया। पुलिस ने उसके निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू, जैक रोड और टैक्सी बरामद कर ली और इन सारे सबूतों के साथ पुलिस नागेश को सजा दिलाएगी।
इसका फैसला दोस्तों अभी लोअर कोर्ट से ही नहीं आया है। अगर इसका फैसला आता भी है तो नागेश को कम से कम उम्र कैद की सजा तो जरूर मिलेगी। आप दोस्तों इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या हमें किसी अनजान इंसान पर उसकी चुपड़े चुपड़े बातों पर भरोसा करना चाहिए? आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।